हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक। चलो बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कैसे एक होस्ट सेल के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे की बात करेंगे उसी में हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। वो जो सेल हमारी बनी है जिसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, उसको अब सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको उसके आगे की बात करें उससे पहले एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, अब मान लो ये हमारा वेक्टर है कोई PBR322। कौन सा? वही एनसीईआरटी में जो दिया है उसी को ले लेते हैं, PBR322। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, अब इसको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्टेबल मार्कर जीन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं अभी आज आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और ये उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ये ROP जीन है। इसका फंक्शन मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो चलो बेटा, अब क्या करते हैं, इस डिजायर्ड जीन को हम ले लेते हैं। कोई हमारा डिजायर्ड जीन है जिसको हम लोग इस वेक्टर के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उसको लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं। और उसको हम लोग जोड़ते कहां पे, ध्यान देने वाली बात है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे। कहां पे जोड़ते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इस वेक्टर के अंदर, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। आप लोग को पता है इन दोनों जीन का फंक्शन क्या होता है। इन दोनों जीन का फंक्शन ये है कि ये पावर देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पावर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी आप लोग समझ जाओगे। पहले जो समझाना चाहता हूं उसको समझो। ये हमारा एम्पिसिलिन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तो मैंने क्या किया, अपने डिजायर्ड जीन को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे ले आके ऐड कर दिया। ओके, अब जैसे इसको मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे ऐड किया, तो इसके अंदर जैसे इंसर्ट किया अपने डिजायर्ड जीन को, इसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर थी वो खत्म हो गई, चली गई। इसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर थी वो खत्म हो गई। इसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसका मतलब अगर किसी फॉरेन जीन को हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहां पे हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो इससे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कॉन्टिन्यूअस रह पाई क्या? टूट गई। तो टूट गई तो अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसी को बोलते हैं, किसी फॉरेन जीन के इंसर्ट होने से इसका इनएक्टिवेशन हो गया। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान रखना। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करेंगे डिटेल में सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल की। चलो बेटा, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया है पिछले लेक्चर में कैसे किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। दो तरीके बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, अब उसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को हम लोग शॉर्टकट में TR से भी लिख लेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग TR से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। TR शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट बाय टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के सहायता से कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, पहले उस मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब मान लो ये कोई हमारा डीएनए है। क्या है? डीएनए है। इसको हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, BAMH फर्स्ट। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम लोगों ने यहां पे लिया है उसका नाम है BAMH फर्स्ट। ओके, अब ये डीएनए कट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने डिजायर्ड जीन को। किसको? डिजायर्ड जीन को। ओके, अब इसको वेक्टर से हमें जोड़ना है, तो पहले वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? काटेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ध्यान देने वाली बात क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग वेक्टर को काटेंगे। वही अपना वेक्टर है PBR322। इसको हम लोग BAMH फर्स्ट से ही काटेंगे। ठीक है, जिसलिए स्टिकी प्रोड्यूस हो, तो जोड़ने में, लाइगेशन में आसानी हो। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखो, जब जिससे हम लोगों ने अपने डिजायर्ड जीन को
काट के निकाला है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं हम लोग वेक्टर को काटने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम लोग काटेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैम H फर्स्ट से। ओके, अब ये हमारा वेक्टर कट गया बेटा। ठीक है, अब दोनों को हम डिजायर्ड जीन को और वेक्टर को लाइगेट करेंगे डीएनए लाइगेज से। किससे? डीएनए लाइगेज से। तो अब बेटा याद करो, मैंने बताया तो दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो केस बनते हैं। एक तो हो सकता है हमारा जो वेक्टर है सेल्फ लाइगेट हो जाए, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें हमारा डिजायर्ड जीन चला जाए। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन चला गया। ठीक है बेटा, तो ये जो एंटीबायोटिक जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो एंटीबायोटिक जीन है, इनका यूज करते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए सेल्स को कैसे करते हैं अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग। ये हमारा डिजायर्ड जीन मान लो आ गया। ठीक है, दो केस बने, एक में डिजायर्ड जीन नहीं पहुंचा, सेल्फ लाइगेट हो गया, और दूसरे में हमारा डिजायर्ड जीन आ गया। ठीक है, इंसर्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस पावर अब यहां से खत्म हो गई, टेट्रासाइक्लिन की पावर चली गई। ध्यान देने वाली बात क्या है? एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस पावर है, एम्पिसिलिन अभी भी यहां पे क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, और इसमें दोनों वर्क करेंगे। जो सेल्फ लाइगेटेड है हमारा वेक्टर, इसमें दोनों वर्क करेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी। लेकिन क्या होगा, जो दूसरा वाला है जिसमें हम लोगों ने अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया है, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन चली गई। ठीक है, इसमें से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर चली गई। अब यहां से इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर अभी है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप लोग नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने अपने डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ा, तो वहां पे दो केस बन गए। हो सकता है कि उसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं गया हो और वो सेल्फ लाइगेटेड हो गया हो। इस प्रकार के वेक्टर को बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, या तो हो सकता है कि हमारा डिजायर्ड जीन उसके अंदर इंसर्ट हो गया हो, तो इस प्रकार के वेक्टर को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो केस हो गए, एक तो जो सेल्फ लाइगेटेड हो गया इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन आ गया इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इसको होस्ट के सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? होस्ट के सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो याद करो, मैंने यहां पे बताए थे तीन पॉसिबिलिटी है, तीन केस बनते हैं। हो सकता है कि कोई भी जो है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर इसके अंदर ना जाए, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने एंटी। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके अंदर हमारा सेल्फ लाइगेटेड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इसके अंदर आ गया सेल के अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, अब हो सकता है कि इसके अंदर तीसरे केस में क्या हो जाए, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर चला जाएगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। और आपको ध्यान क्या देना है बेटा, यहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, होस्ट के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, तो जो हम होस्ट सेलेक्ट करते हैं, यहां पे ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा वेक्टर है इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो हम लोग होस्ट ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर पहले से कोई भी एंटीबायोटिक जीन ना हो, जिसके अंदर पहले से कोई भी प्लाज्मिड ना हो। नहीं तो अगर उसके अंदर पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा तो ये हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जब जाएगा तो हमको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि जो हम लोग होस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर पहले से कोई प्लाज्मिड या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तीन केस बनते हैं। हो सकता है हमारा कोई भी वेक्टर या प्लाज्मिड इसके अंदर ना जाए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब हो सकता है कि इसके अंदर हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, शॉर्टकट में लिख दिया है। अब हो सकता है कि इसके अंदर हमारा क्या चला जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। अब बेटा ये बताओ, इसके अंदर कोई भी प्लाज्मिड नहीं आया, तो अगर इसके ऊपर एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन डालें तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों?
क्योंकि एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाला वेक्टर इसके अंदर गया ही नहीं है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हम लोग एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये मर जाएगा, इसके अंदर किसी की भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर नहीं है। ठीक है, अब इस केस में बताओ, अगर इसके ऊपर हम लोग एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डालें तो क्या होगा? ठीक है, दोनों केस में ये बच जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है और अभी इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है। तो अगर इसके ऊपर हम लोग एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डालते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही केस में बच जाएगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी है। ठीक, अब तीसरे वाले अगर केस की बात करें तो अगर इसमें हम लोग एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो क्या होगा? एम्पिसिलिन वाला जो जीन है वो तो काम करेगा, ठीक है, एम्पिसिलिन से तो ये बच जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है अभी इसके अंदर। लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन, अगर इसके ऊपर हम लोग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालें तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है उसका। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, इसके ऊपर अगर आप लोग एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आप लोग एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा डीएनए गया है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर दोनों जीन एक्टिवेट है, दोनों जीन काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर तीसरे वाले केस की बात करें, इस पे अगर आप लोग एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालोगे तो ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर तो है, एम्पिसिलिन से तो ये नहीं मरेगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन अगर डालोगे तो टेट्रासाइक्लिन से ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जीन इसके अंदर काम नहीं कर रहा है, उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। क्या हो गया है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर से हम लोग सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी वही, आप लोग को अलग से नहीं बनाना है, उसी के आगे से कंटिन्यू कर देना है, इसको आप लोग वहीं से कंटिन्यू कर देना। 3 प्रकार की हमारी सेल हो गई। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल एंड ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल। चलो बताओ कि इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल के अंदर किससे रेजिस्टेंस है? कौन से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है? तो किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी इसके अंदर प्लाज्मिड वेक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसकी बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट की। तो इसके अंदर किसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर है? दोनों की है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी है, क्योंकि इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो इसमें बताओ किसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर है? तो इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई, इसके अंदर खाली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के अंदर हम लोगों ने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर अभी भी है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर चली गई है। ठीक है बेटा, अब चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों सेल को, तीन सेल नहीं होती है, बहुत सारी होती है, 3 प्रकार की मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, इसको हम लोग एक मास्टर प्लेट के ऊपर कल्चर मीडियम में पूरा फैला देंगे। ठीक है, अब फैला देंगे तो तीनों अपनी कॉलोनी बना लेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करके अपनी कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है बेटा, ग्रो करके कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, और इस कल्चर मीडियम में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, तो तीनों आसानी से ग्रो करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसकी मास्टर प्लेट की रेप्लिका बनाएंगे। क्या करेंगे? रेप्लिका बनाएंगे, रेप्लिका। ठीक है, तो रेप्लिका कैसे बनाते हैं बेटा? इसकी कॉपी बनाएंगे हम लोग, है ना। तो एक कॉटन क्लॉथ लेंगे, कॉटन क्लॉथ को हम लोग सीधे हाथों से इसके ऊपर ले जाएंगे और इस प्लेट के ऊपर ले आके रख देंगे, और फिर उसी समय साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे? फिर से कॉटन क्लॉथ को इसके ऊपर रखेंगे, बिना हाथों को घुमाए, ध्यान रखना है, और उसको फिर दूसरे प्लेट पे ले आके रख देंगे। ठीक है, और इनके अंदर जो मीडियम है उसका ध्यान देना है, इसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम है और इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम है। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो जरा बताओ, इस पे तो तीनों की कॉलोनी बन गई थी,
अगर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम पे डालें तो कौन सा ग्रो करेगा, कौन सा नहीं ग्रो करेगा, बताओ। तो चलो आइस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल की बात करते हैं। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या करेगा, इस पे ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोगों ने देखा कुछ समय के बाद यहाँ पे ये वाली कॉलोनी खत्म हो गई। क्यों हो गई खत्म? क्योंकि हो सकता है ये क्या रही हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्या रही हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल रही होगी तभी तो ये इसके ऊपर खत्म हो गई आती है एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर, क्योंकि ये जो सेल थी इसके अंदर भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, इसके अंदर भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, तो ये दोनों तो ग्रो करेंगी, ठीक है। और ये जो हमारी सेल थी ये मर गई, ठीक है, इस मीडियम पे डालते ये मर गई। तो यानी कि ये क्या थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी। क्या थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी, ठीक है। तो ये दोनों ग्रो करेंगी, यानी कि ये दोनों क्या है, हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, ठीक है। अब इन दोनों में भी पता लगाना है कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट की मदद लेंगे। किसकी लेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट की मदद लेंगे। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम में हम लोग अब सेल्स को ग्रो करा के देखेंगे, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम पे जब ग्रो कराएंगे तो ये तो फर्स्ट वाला जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो मर जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है और इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस पावर नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट इसको देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखा कि ये वाली कॉलोनी मर गई। तो अब बताओ बेटा, ये वाली जो कॉलोनी मर गई है, ठीक है, इसमें ये जो कॉलोनी के मेंबर्स मर गए ये कौन सी वाले रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट रहा होगा। क्या रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। क्यों रहा होगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर थी इसलिए यहाँ पे ग्रो कर रहा था। लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जैसे ही डाला तो इसके टेट्रासाइक्लिन वाले जीन का क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ये कॉलोनी मर गई, यानी कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। और ये जो हमारी कॉलोनी यहाँ पे ग्रो कर रही है ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं कौन सी सेल ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। एक बार फिर से समझो बेटा, ठीक। 3 केस थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 प्लेट बनाई, एक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम की, एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम की। तो जैसे ही हम लोग इस पे कॉटन क्लॉथ से इसका कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, सेम कॉटन क्लॉथ को जैसे ही हम लोग इस पे रखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया इसमें के इस पे भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी कॉलोनी बन गई। लेकिन कुछ समय के बाद ये वाली कॉलोनी मान लो खत्म हो गई। तो ये क्यों खत्म हुई, क्योंकि इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल रही होगी और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस नहीं होती है, तो ये खत्म हो गई। और बाकी की इन दोनों में क्या था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर थी, तो ये दोनों यहाँ पे ग्रो कर रही थी। अब इन दोनों में भी कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो करा के देखेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे तो ये वाली तो मरी जाएगी, यानी कि ये हमारी क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। अब कुछ समय के बाद देखा तो ये वाली यहाँ पे मर गई, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे जैसे ही ये मर गया तो हम लोग तुरंत जान गए कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होता है उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस पावर नहीं होती है। तो इससे पता लग गया कि ये क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है बेटा। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वाला तो मर गया, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट तो मर गया और हमें तो यही चाहिए था अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट की जरूरत थी। तो बेटा ध्यान रखो कि मास्टर प्लेट है अभी, ठीक है, हम लोग मास्टर प्लेट से बैक्टीरिया का यूज कर लेंगे। तो इससे पता लग गया कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इस प्लेट मेथड से हम लोग पता लगा लेते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से पता लगाने में एक
प्रॉब्लम है कि इसमें साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करनी पड़ती है हमें, ठीक है, और हाथ को भी नहीं घुमाना है, तो इसमें कम्बरसम प्रोसेस है। एक तरीके से ये क्या है, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ही कठिन कार्य है, दोनों को पता लगाना साइमल्टेनियसली। तो हम लोग दूसरे मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड 1 लेग जेट जीन मेथड का यूज करके ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल्स का पता लगाते हैं। तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर उसकी बात कर लेते हैं। चलो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग 2 एंटीबायोटिक जीन वेक्टर की सहायता से कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल को, जो कि एक कम्बरसम प्रोसेस है, कठिन है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अल्टरनेट मेथड निकाल लिया है, जिससे हम लोग आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल को। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है बेटा। एक जीन होती है लैग जेड जीन। क्या होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है लैग जेड जीन। क्या होती है, लैग जेड जीन, ठीक है। ये बेटा एंजाइम प्रोड्यूस करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करता है, एक्स गैल को तोड़ता है। एक्स गैल एक सबस्ट्रेट होता है, उसको तोड़ देता है। ये एक्स गैल जो होता है हमारा एक सबस्ट्रेट है, ये व्हाइट कलर का होता है, और इसको ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तोड़ देता है, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का। एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है ये, क्रोमोजेनिक, ठीक है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है हमारा एक्स गैल, ठीक है बेटा। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कलर प्रोड्यूस करते, ओके। तो लैग जेड जीन से निकलता है एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या काम करता है, एक्स गैल एक सबस्ट्रेट है, उसको तोड़ देता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंट है, ठीक है बेटा। तो इसकी सहायता से अब हम लोग लैग जेड जीन की सहायता से कैसे सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल को, और देखते हैं बेटा, ठीक। तो हम लोग ले लेंगे अपना डीएनए, उसको काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसमें से हम लोग अपना डिजायर्ड जीन सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में हम लोग वेक्टर को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं जिसमें लैग जेड जीन होता है हमारा, ठीक। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेक्टर ले रहे हैं वो है PUC18। क्या है, PUC18। इसमें लैग जेड जीन होता है एक, और एक होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो इसको हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों डीएनए को काट लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन आएगी, एक हो सकता है सेल्फ लाइगेट हो जाए, और एक के अंदर हमारा हो सकता है डिजायर्ड जीन पहुंच जाए। तो एक बनेगा हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और दूसरा बन जाएगा केस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है बेटा। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है, और लैग जेड वाली पावर भी है, ठीक है बेटा। लैग जेड जीन की भी पावर है। तो अगर बात करें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है, और लैग जेड जीन की भी पावर है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर वही बात कर ले हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की पावर तो है, लेकिन लैग जेड की पावर खत्म हो चुकी है। लैग जेड की पावर क्यों खत्म हो गई, क्योंकि लैग जेड जीन हमारा टूट गया, इसका हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। अब हमारे 2 प्रकार के वेक्टर हैं बेटा, एक तो है नॉन रिकॉम्बिनेंट और दूसरा क्या है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो कोई भी प्लाज्मिड इसके अंदर ना जाए, कोई भी वेक्टर इसके अंदर ना जाए, या तो हो सकता है इसके अंदर जो वेक्टर जाए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, या तो हो सकता है इसके अंदर जो वेक्टर जाए वो रिकॉम्बिनेंट हो। तो 3 प्रकार की सेल यहाँ पे हमारी बनेगी, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरी होगी हमारी जिसके अंदर हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, ट्रांसफॉर्मेंट है, कुछ तो गया है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। अब इसको हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट वाले सेल का, तो इसके लिए हम लोग पेट्री डिश में अपना
तीनों की कॉलोनी बनाते हैं, तीनों की कॉलोनी बनाते हैं और इसमें एंटीबायोटिक मीडियम होता है। कौन सा एंटीबायोटिक मीडियम? एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम पे अब ये ग्रो कराते हैं इन तीनों को। ठीक है बेटा, अब जैसे इस कल्चर मीडियम में, एम्पिसिलिन मीडियम में हम इन तीनों प्रकार की कॉलोनी को ग्रो कराएंगे तो एक तो जो हमारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी उसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक जीन नहीं है तो वो मर जाएगी। मान लो ये वाली मर गई तो ये क्या थी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली मर गई तो ये तो पता लग गया इससे। ठीक है बेटा, जो ग्रो कर रही है वो सब ट्रांसफॉर्मेंट है और जो मर गई वो क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन अब ये जो ग्रो कर रही है ट्रांसफॉर्मेंट, उसमें से भी हमें किसको सेलेक्ट करना है? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट जीन। तो इसको हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो हम लोग यहां देखते हैं, यहां पे दो प्रकार की कॉलोनी है, एक ब्लू कलर की बनती है, एक व्हाइट कलर की बनती है। अब जरा ध्यान दो बच्चों, ठीक है, जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर लैग-जेड जीन की पावर है तो लैग-जेड जीन काम कर रहा है। यहां पे देखो लैग-जेड जीन काम करता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी काम कर रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट है इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो काम कर रहा है, तभी तो एम्पिसिलिन मीडियम पे दो प्रकार की कॉलोनी बन रही है, लेकिन लैग-जेड वाली पावर नहीं है, लैग-जेड काम नहीं कर रहा है तो इसके अंदर लैग-जेड जीन काम कर रहा है। तो लैग-जेड जीन का काम क्या है? लैग-जेड जीन क्या करता है? एक्स गैल को तोड़ता है और ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो लैग-जेड जीन जहां पे काम कर रहा होगा वहां पे ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा और जहां पे लैग-जेड जीन काम नहीं कर रहा है वहां पे क्या होगा? व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर वाला है यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसके अंदर लैग-जेड जीन काम कर रहा है। अब ये एक्स गैल को तोड़ेगा तो ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये जो व्हाइट कलर की कॉलोनी बन रही है ये हमारी हो गई ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्यों है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट? क्योंकि इसके अंदर लैग-जेड जीन काम नहीं कर रहा है तो ये एक्स गैल को नहीं तोड़ पाएगा तो ये कॉलोनी कैसी रहेगी? व्हाइट रहेगी क्योंकि ये ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो तीन केस हैं। फर्स्ट वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक जीन नहीं है तो ये पहले ही मर जाएगा, तो ये हमारा पहले ही मर जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इस पे मर जाएगा। अब जो दूसरा वाला केस है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसके अंदर हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है तो ये एम्पिसिलिन मीडियम पे ग्रो करेगा और लैग-जेड जीन भी है तो लैग-जेड जब जीन है तो ये एक्स गैल को तोड़ेगा और ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इससे पता लग जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है बेटा, अब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा, लेकिन लैग-जेड जीन इसके पास नहीं है। तो लैग-जेड जीन नहीं है तो ये क्या करेगा? एक्स गैल को नहीं तोड़ पाएगा और व्हाइट कलर की इसकी कॉलोनी बनेगी। तो ये पता लग जाएगा हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब कई बच्चों को इसमें डाउट आता है वो कलर देख के, अच्छा सर ये ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो यही हमारा ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट है। नहीं, कलर पे नहीं जाना है, पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, ब्लू और व्हाइट से नहीं पहचानना है, क्या फंक्शन है उनका। ठीक है, तो फंक्शन देख के ध्यान से पता कर लेना। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है वो व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेगा और जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों ये कैसे सिलेक्शन होता है दोनों तरीके से मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। अब इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।